कैसे आपकी एंट्री राजनीति में हुई है? ईमानदारी से कहूँ तो नेताओं के बारे में मेरे मन में छवि बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए न टूटूंगा, न झुकूंगा, न बिकूंगा। कितना मुश्किल राजीव राय के लिए घोसी सीट रहा 2024 में? सरकार ने पूरी अपनी इज्जत की सवाल बना रखी थी और हम अकेले लड़ रहे थे। जिस तरह से पैसा और शासन और प्रशासन का जोर लगा, कोई और होता तो शायद उस आंधी में उड़ गया होता वहाँ। ओम प्रकाश राजभर को किस तरह का नेता देखते हैं? मैं उनको राजनीति में बिना पेड़ी का लोटा समझता हूं। लेकिन बिजनेसमैन के तौर पर भी राजीव राय को लोग जानते हैं। पूरे 5 साल में यह कहूँ, आज तक मैंने कोई एक ठेका कोटा बिजनेस उत्तर प्रदेश में नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसे मुख्यमंत्री वो आपको लगते हैं? अब तक के सबसे विध्वंसक मुख्यमंत्री है। नमस्कार, स्वागत है भारत समाचार में। और आज जो खास मेहमान बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें आप नेता के तौर पर भी जानते हैं, शिक्षक भी हैं, इसके साथ ही समाज सेवी भी हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीबी भी माने जाते हैं। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी भी हैं। समाजवादी पार्टी के घोसी से लोकसभा के सांसद राजीव राय इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सर आपसे पूछेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का कोई व्यक्ति अगर राजनीति में होता है तो सीधा हम एंट्री कर जाते हैं, लेकिन आपके परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। फिर कैसे आपकी एंट्री राजनीति में हुई है, ये दर्शक जानना चाहेंगे, बताइए। सवाल सही है आपका, आसान होता है आजकल। और मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था। मैं एक उत्तर प्रदेश बिहार के छोटे से गांव के गरीब परिवार का एंट्री लेट हुई, सही है, लेकिन चूंकि पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा करना होना था। पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, परिवार को संभालना था। उसके बाद जब मैं एक मुकाम पर पहुंचा, ये सच्चाई है कि मेरे पिताजी राजनीति में तो नहीं थे, लेकिन बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे और तमाम राजनेताओं के संपर्क में थे। वो हमेशा से सोशलिस्ट विचारधारा वाले रहे हैं। वो राजनारायण के शिष्य थे, वो जनेश्वर मिश्रा जी के, चंद्रशेखर जी के करीबी थे। तो घर में चर्चाएं तो होती थी, लेकिन मेरी प्राथमिकता कुछ और थी, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी थी कि पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, उसके बाद आगे की बात करूँ। और तब मैं अखबारों में पढ़कर, तब टीवी तो बहुत होते नहीं थे, मेरी ईमानदारी से कहूँ तो नेताओं के बारे में मेरे मन में छवि बहुत अच्छी नहीं थी। फिर जब पढ़कर बड़ा हुआ तो सोचने लगा कि बहुत आसान होता है सिस्टम से बाहर रहकर राजनीति को या करप्शन को या किसी भी चीज़ को गाली देना। अगर आप सही में सुधारना चाहते हैं तो सिस्टम के अंदर आना चाहिए। सौभाग्य ये है कि 2005 में जब वहाँ बेंगलोर में, कर्नाटक में स्वर्गीय बंगरप्पा जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का पुनर्गठन हुआ, तब मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व में वहाँ के संपर्क में तो पहले से था हल्का फुल्का, लेकिन वो लोग आए अखिलेश जी से, खास तौर से उन्होंने कहा कि आप यहाँ से संपर्क में रहिए और मुझे एक जिम्मेदारी मिली। और मैं राजनीति में अपने को उन गिने चुने लोगों को मैं मानता हूँ और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। 3 महान समाजवादी योद्धाओं, पुरोधाओं, व्यक्तित्व, अतुलनीय व्यक्तित्व, क्रमशः स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, मेरे गुरु स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी और श्रद्धेय नेताजी, तीनों का सानिध्य और प्यार इतना अपार मिला जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तीनों के कहूँ के कदमों में बैठकर राजनीति का कहरा सीखा तो बेमानी नहीं होगा। अपनापन इतना कि मैं बेंगलोर से जब दिल्ली आता था तो चंद्रशेखर जी के यहाँ नाश्ता करूं या खाना जनेश्वर मिश्रा के यहाँ खाऊं, ये मेरी धर्म संकट होती थी। और गुरुजी तो हमेशा ये, गुरुजी का मतलब जनेश्वर मिश्रा जी, कि मुझे बेंगलोर में क्या अपना यहाँ का खाना नहीं मिलता, बना कर इंतजार करते थे। मेरे मन में एकदम अमिट छाप। खैर मेरे पिताजी शुरू से समाजवादी थे, हम लोग कभी गैर समाजवादी है कहूँ तो कांग्रेसवादी भी नहीं रहे हैं। अच्छा। समाजवादी पैदाइशी हैं और आखिरी सांस तक समाजवादी ही रहेंगे। उसके बाद 2011 में गुरुजी के प्रथम पुण्यतिथि पर सबको पता था कि मैं उनका शिष्य हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने श्रद्धेय नेताजी से बात करके मुझे राष्ट्रीय सचिव कर्नाटक का प्रभारी बनाया। कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था। मायावती जी के शासन के खिलाफ हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी किया। वो भी एक लंबी कहानी है। और एक दिन के जब मैं पुण्यतिथि पर था तो मुझे एक मैसेज आया कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और कर्नाटक का प्रभारी बनाया जाता है। तो संगठन में मेरी शुरुआती राष्ट्रीय स्तर से हुई।
और फिर विधानसभा का चुनाव आया तो मैं सौभाग्यशाली वहाँ भी रहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे अपने साथ न सिर्फ रथ में रखा, बल्कि जब लगा एक तरफ की मीडिया एक तरफा हो रही है और हमारे तरफ से मीडिया में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हाँ। तो मैं पार्टी का पहला प्रवक्ता बना। और चुनाव होते होते मीडिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी के फेस है मीडिया में। हाँ। सबका संघर्ष रंग लाया। उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली नौजवान, सबसे कम उम्र के विजन वाले नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखा। 2012 में मेरी लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कुछ राजनीतिक घटनाएं हुई कि मैं कुछ महीनों के लिए बाहर था पुनः, लेकिन मेरा परिवार से, श्रद्धेय नेताजी से और आदरणीय अखिलेश यादव जी से वो लगाव था। दोनों तरफ, एक तरफा नहीं था, दोनों, उनका भी प्यार और विश्वास मेरे ऊपर बना रहा। मुझे 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। 2014 की कहानी आपको पता है। उसमें से भी एक व्यक्ति माइनॉरिटी वोट हमारे यहाँ मायने रखता है, वो भी हमारे खिलाफ लड़ गए थे। मोदी जी का वेव था, मैं नया था, चुनाव हार गया। 2016 में मुझे राज्यसभा भेजने की बात हुई थी। अब नेतृत्व के पास तमाम होता है, परेशानियां होती है, अंत में किसी और का हो गया। फिर 19 में मेरी सीट चली गई बसपा के खाते में, बसपा के खाते में चली गई। मुझे कई पार्टियों ने फोन किया। मुझे आपको एक बात बताऊं, 2012 में जो विवाद हुआ था मुख्यमंत्री बनने से पहले, शपथ लेने से पहले और घोषणा होने के बाद, तब भी तमाम कोई ऐसी पार्टी नहीं थी देश की जिसने मुझे फोन नहीं किया हो कि आप हमारे यहाँ आ जाइए शामिल होने के लिए। 2019 में जब लगा कि टिकट कट गया, हाँ। तो कोई ऐसी पार्टी नहीं थी। मैं प्रमुख पार्टी की बात कहूँगा, अभी आप कहेंगे डीएमके और एडीएमके नहीं, उत्तर भारत में या खासतौर से यूपी में जो कोई ऐसी पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था? बिल्कुल किया था, अभी भी किया था, कि जिसने कहा ना हो कि आप शामिल हो जाइए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आजकल डीएनए की बात बहुत हो रही है, हाँ। तो मेरे अंदर पॉलिटिकल डीएनए, जो लोग बार बार डीएनए की बात करते हैं उनको शायद बायोलॉजिकली डीएनए होता क्या है भी नहीं पता हो, वो गाली देते हैं। मैं पॉलिटिकल डीएनए की बात हमेशा करता हूं। अगर उनके ऊपर भी आरोप लगाता हूं तो पॉलिटिकल डीएनए की बात करता हूं। मेरे रगों में समाजवादी खून था, न मैं टूट सकता था, न झुक सकता था, न बिक सकता था। 22 में मेरे ऊपर छापे पड़े इनकम टैक्स के, तब भी मेरे पास चॉइस था। तमाम लोगों ने कहा कि आप भी वॉशिंग मशीन में धुल जाइए। मैंने कहा कि एक अपराध बोध कभी नहीं रहेगा कि माँ बाप की बनाई हुई इज्जत या संपत्ति को मैंने बेच दिया या बर्बाद कर दिया, इसलिए न टूटूंगा, न झुकूंगा, न बिकूंगा। 2019 में मैं टिकट न मिलने के बावजूद समाजवादी सिपाही की तरह काम किया, जहां भी मुझे जिम्मेदारी मिली। 2024 आया, एक चीज मैंने किया, मैं जीता हारा, टिकट मिला नहीं मिला, 10 सालों तक मैंने अपने लोकसभा को सींचा बहुत, एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर। आपके लोग वहां हैं, वहां कोई किसी नेता मंत्री को याद नहीं करता। राजू भैया, कोई भी बात हो, राजू भैया बीमार पड़ गए, राजू भैया मर गया, राजू भैया। कोरोना काल आया, महामारी आई, दुर्घटनाएं हुई, कोई नजर आया या नहीं आया घोसी के मालिकों को, राजू भैया बेटा और भाई के रूप में जरूर वहां खड़े नजर आए। और उसी का परिणाम है कि जब डेढ़ सही मौका आया तो जो ऐतिहासिक जीत हुई, आपको शायद पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पहली जो 1952 में पहला चुनाव था से लेकर 24 तक, हाँ। कोई भी इतने वोट से नहीं जीता था। कई रिकॉर्ड ध्वस्त हुए। पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत हुई, 5 विधानसभा में जीत हुई। जात धर्म का पार्टी का बंधन भी टूट गया। एक विधानसभा है बलिया जिले का रसड़ा, जहां मेरी बिरादरी का एक भी आदमी नहीं है, जिसको हम मूल वोटर कहते हैं, वो भी संख्या बहुत कम है, बावजूद उसका वहां में जीता। तो 5 विधानसभा में भी जीतने वाला पहला प्रत्याशी बना मैं, पहला सांसद बना। ये 10 सालों की कोरोना से लेके अनाथ बच्चों को गोद से लेकर दुख सुख में भाई और बेटा बन के खड़ा रहने का आशीर्वाद मुझे मिला। देर से सही देर आए दुरुस्त आए, मौका मिला है। यहाँ भी एहसास कराऊंगा कि भीड़ से अलग एक पहचान है जिसका नाम राजीव राय है। अब घोसी की बात हो रही है तो एक सवाल, क्योंकि घोसी जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस दौरान घोसी सीट चर्चा में रहा था,
कितना मुश्किल रहा आपके लिए घोसी सीट को जीतना, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि लंबे वर्ष से आप वहां पर काम कर रहे थे, लोगों के बीच में लगातार राजीव राय रहे, उसके बावजूद भी जब आप घोसी से आपको कैंडिडेट बनाया गया समाजवादी पार्टी से, दूसरी तरफ जो है ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर वहां से आपके साथ खिलाफ चुनावी मैदान में थे। कितना मुश्किल राजीव राय के लिए घोसी सीट रहा 2024 में? देखिए, मुझे मऊ घोसी लोकसभा के लोगों पर पूरा भरोसा था। हाँ। और अगर मेरा पहला इंटरव्यू देखे तब से मैं कहता था 5 लाख से ज्यादा वोट मिलेगा, हाँ। 1.5 से 2 लाख से जीतूंगा। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष था, उन लोगों ने मुश्किल बनाने की कोशिश बहुत करी। अब मैं उसको आपको कुछ उदाहरण दे दूं। बड़ बोले तो ये है, तीनों बाप बेटा को तो मैं ये कहता था कि ये हमारे वोट बढ़ाने की मशीन है, जितना ये लोग बोलेंगे उतना मेरा वोट बढ़ेगा। उनके भाषा, उनके संस्कार, उनके गाली गलौज, जितना मेरे को गाली देते थे, जितना मेरे बारे में अपशब्द बोलते थे, उतना मेरा वोट बढ़ता था, ये निश्चित है, मैं जानता था। लेकिन जो सत्ता पक्ष है, देखिए प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम लगता है बलिया, गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, सलेमपुर, सारे लोकसभाओं की रैली वो मऊ में आके करते हैं। माननीय गृह मंत्री जाते हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी जाते हैं, मुख्यमंत्री जी 2 बार जाते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री का कैंप लगता है। आखिरी चरण का चुनाव था, उन्होंने न्याय पंचायत स्तर पर अपने मंत्रियों की नियुक्ति करी, शासन प्रशासन उनका। उसके बावजूद फिर क्या किए कि जात के नाम पर जो कुछ लोग हमारे बिरादरी के थे, समाजवादी हुआ करते थे कभी, उनको अपनी पार्टी में ले आए। उनको उनके बलिया के बजाय मऊ भेजा गया और आकर 13वीं करने लगे, क्या 13वीं हो जाएगी। काम नहीं होना चाहिए था। एक दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि बिरादरी के नाम पर ऐसे ही एक हमारे अति सम्मानित, मेरे व्यक्तिगत संबंध भी उनसे अच्छे हैं, लेकिन गवर्नर साहब को, जी साहब को भी वहां लाया गया मिलने के नाम पर। स्वाभाविक है कि संवैधानिक पद पर हैं तो रैली नहीं कर सकते हैं। सरकार ने पूरी अपनी इज्जत की सवाल बना रखी थी और हम अकेले लड़ रहे थे। आखिरी चरण में था, मेरे नेता आए। मैं उस मामले में तो धनी हूं कि मेरे चुनाव में आदरणीय डिम्पल यादव जी आई, मेरे राष्ट्राध्यक्ष जी आए, प्रोफेसर साहब का आशीर्वाद मिला, शिवपाल जी भी आए, धर्मेंद्र जी आए। लेकिन जो पूरी सरकार, प्रदेश और केंद्र की आखिरी चरण होने के साथ वही अपनी ताकत झोंकती थी और नाक का सवाल बना रखा। मैं नतमस्तक अपने घोसी के मालिकों के आगे कि वो भी मेरी तरह न तो डरे, न तो दबे, न टूटे, न तो झुके, न तो बिके। नहीं तो जिस तरह से पैसा और शासन और प्रशासन का जोर लगा, कोई और होता तो शायद उस आंधी में उड़ गया होता वहां। लेकिन सलाम है घोसी के मालिकों का, तो उनका अतुलनीय प्यार और स्नेह मुझे मिला और हम लोगों ने इतिहास रचा। अब जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। उस जिम्मेदारी का भी निर्वहन नेता नहीं, भाई और बेटा बनकर करूंगा। आपको लगता है राजीव जी की ओम प्रकाश राजभर की वजह से आप चुनाव जीते? अगर कोई और कैंडिडेट वहां पर होता अरविंद की जगह, तो राजीव राय के लिए मुश्किल हो सकता था? कोई मुश्किल नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती। मेरी लड़ाई किसी से नहीं थी। आज भी बोलता हूं, मैं चैलेंज देता हूं, लड़ाई में XYZ से नहीं लड़ रहा था। हाँ, जाति समीकरण है, उनके पास ताकत। उनको मंत्री क्या बनाया गया? उनको कौन सा विभाग दिया गया? आप सोचिए, विभाग दिया जाता है पंचायत राज और माइनॉरिटी अफेयर, क्योंकि माइनॉरिटी वोट ज्यादा है। सारे मदरसों की चेकिंग कराने लगे, सारे प्रधानों को धमकाने लगे, प्रधानों को खुलेआम मंच से कहने लगे कि जो नहीं देगा हम उसको देख लेंगे, जो देगा उसको हम चेक काट कर दे देंगे। तो पूरी रणनीति बनाई गई थी ना। आप कोई और लड़ता तो खाली कोई और होता। यहाँ एक व्यक्ति विशेष को लाया गया, उसको वो विभाग दिया गया जिसका सीधे असर गांव में होता है, सीधे असर माइनॉरिटी पर होता है। तो पूरी ताकत झोंक दी गई। तो सबसे मुश्किल चुनाव तो उन्होंने इसको बनाया था, और कोई होता तो शायद उसकी जमानत भी नहीं बचती। ओम प्रकाश राजभर की बात हो रही है तो एक सवाल उनसे ही रिलेटेड है, और कि ओम प्रकाश राजभर को राजीव राय किस तरह के नेता मानते हैं? क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी लगातार ओम प्रकाश राजभर जो है वो बयान देते रहे, सुर्खियों में रहे वहां पर। अब चुनाव जीतने के बाद राजीव राय ओम प्रकाश राजभर को किस तरह का नेता देखते हैं? आप पूछ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को किस तरह का नेता समझते हैं? मैं उनको राजनीति में बिना पेडी का लोटा समझता हूं। उनकी मैं पहला, अगर आप लोगों ने मेरे बयान होंगे आपके लाइब्रेरी में, सर मुझे लगता है शायद आप ही के चैनल पर कहा था जब हमसे हटे थे, कि मैंने कहा था कि ये वो छड़ी है
जो बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। परिणाम क्या हुआ? चुनाव हारे। बेटा ने वहीं आकर कहा कि अब मैं आगे से चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर चुनाव चिन्ह भी बदल गया। वो जो मैं कहा था बिना किसी सहारे के खड़ी वो छड़ी नहीं हो सकती, वो छड़ी गायब हो गई। बिल्कुल, हाँ। तो बेटा चुनाव लड़ने से मना कर दिया, बाप ने चुनाव चिन्ह बदल दिया। और आज भी मैं कहता हूं, मैं सारी पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे पॉलिटिकल ब्लैकमेलर्स से राजनीति को और समाज को दूर रखिए, जिनका कोई अपना वसूल ना होता हो, जिनका कोई अपना सिद्धांत ना होता हो, जिनका अपना कोई वजूद ना हो, खाली अनाप शनाप बड़ी बातें, गाली गलौज की भाषा। उनकी गालियां तो जग जाहिर है ना। और आज अगर कोई भी बड़ी पार्टी, भाजपा, सपा या कोई कांग्रेस, कोई भी बड़ी पार्टी उनको हट जाए, उनकी हैसियत एक प्रधानी जीतने की नहीं है। जीत कर दिखाते, उनके परिवार के लोग लड़े थे हमारे मऊ में प्रधान के चुनाव, हार गए, उनकी हैसियत एक नहीं है। तो इस व्यक्ति को बार बार आप मीडिया वाले साथी, आपसे कह रहा हूं, मतलब आपका व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, आप देखते थे, आप भी देखते होंगे, और आप लोगों सवाल भी तभी लेकर कहीं किसी न किसी चैनल पर आप देखते हैं, फिर वो सवाल लेकर हमारे पास आते हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। अरे हटा दो ना किसी के सहारा, देखो फिर क्या कहते हैं। सबसे बड़ी हार हुई है उनकी, सबसे बड़ी हार हुई। जो हमारे खिलाफ लड़े थे वो 17 में कहीं लड़े थे, वहां नहीं गए, बलिया से लड़े, हार गए। 22 में बनारस चले गए, हार गए। 24 में घोसी आ गए, हार गए। सहारा के बावजूद तीनों जगह से हार गए। तो ऐसे लोग जो अपने दम पर एक प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकता है, जबरदस्ती आप क्यों मानते हैं? आजकल सुन रहा हूं कि बिहार में 10 सीट और 3 मंत्री। तो ऐसे लोग बोलते हैं और आप दिखाते हो, टीआरपी का खेल है, टीआरपी चलाओ। आपको शुभकामनाएं, उनको भी मेरी शुभकामनाएं। और राजनीति में शुचिता और संस्कार बना रहना चाहिए। कम से कम मैं अपने गुरुओं श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा से यही सीखा हूं कि संस्कार और शुचिता सबसे बड़ा हथियार होता है, सबसे बड़ी ताकत होता है, और हमेशा आपके मनोबल को ऊंचा रखता है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली आप पहुंचे हैं, सांसद चुनकर आए हैं। लोग जानना चाहेंगे कि राजीव राय के राजनीतिक गुरु कौन है। लगातार आप नाम भी ले रहे हैं, लेकिन आप कुछ बताइए कि आपके गुरु कौन है, और आपको क्या उन्होंने कहा कि आपको यहाँ तक आना है, किस तरह से संघर्ष, सारी चीजें रही। देखिए, मैं हमेशा, मेरा कोई छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जानते हैं, श्रद्धेय नेताजी भी जानते थे, और चंद्रशेखर जी ने एक बार मुझसे एक बात कहा था बातचीत में, तुम्हारे पिताजी हमेशा हमारे साथ रहे 80 का चुनाव छोड़कर। 80 का वो चुनाव था जब जनेश्वर मिश्रा जी चंद्रशेखर जी के खिलाफ लड़ गए थे, हम लोग तो छोटे बच्चे थे। तो पिताजी जनेश्वर मिश्रा जी के साथ रहते थे राजनारायण जी की वजह से, और समाजवादी सोच की वजह से। तो गुरु तो मेरे जनेश्वर मिश्रा रहे हैं, लेकिन उतने ही सम्मान, चाहे मैं कहूं कि जब मैं राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आया था, दुर्भाग्य से मेरे गुरु नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन जो मनोबल, जो प्यार नेताजी से मुझे मिला, प्रोफेसर साहब से मुझे मिला, समय समय पर प्रोफेसर साहब ने मुझे, चाहे 2012 की घटना हो या बाद की घटना हो, और मैं वो भी सौभाग्यशाली हूं शायद बिरलों में कि परिवार के हर जो परिवार की बात करता हूं मैं, समाजवादी परिवार या अपने नेतृत्व के परिवार का, श्रद्धेय नेताजी के परिवार की बात करता हूं, तो मैं कभी किसी के वहां वाद विवाद में नहीं पड़ा, और मैं सबका मुझे प्यार सहयोग, मेरा कोई वहां दुश्मन नहीं है। मेरे नाम पर कम से कम 2-4 नाम ऐसे हैं कि सब उस दौर में भी, आज तो खैर परिवार एक है, ऊपर वाले की कृपा है, उस दौर में भी सबका प्यार और स्नेह मुझे मिला रहा। आपने कहा कि आपके गुरु ने क्या कहा था। मेरे गुरु ने एक बात कहा था, 2 बात में दिल पे मेरे बहुत वो होगी। एक बार उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, किसी को नहीं पता, मैं कभी बताने की बात नहीं करता था, लेकिन मेरा उनका संबंध गुरु शिष्य पिता पुत्र जैसा था। मैं पुत्र की भूमिका निभाता था, उनकी हर इच्छा का, हर जरूरत का ख्याल रखने से लेकर, उसको कहना नहीं चाहिए, मैं छोटी हो जाएगी। जन्मदिन था, बहुत भीड़ थी, मेरे ख्याल से 2006 का जन्मदिन था वो। और आपको पता है राजेंद्र प्रसाद रोड पर भीड़ लगती थी, बलिया की पूड़ी होती थी, गोष्ठी होती थी, सब हो रहा था, और मैं इंतजाम में लगा हुआ था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बुखार भी 2 दिन से लग रहे थे, कमर में दर्द था। उनके सामने आकर धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गया मैं।
जब जिस तरह जोर से मैं कुर्सी पर गिरा, उनको लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, आंख बंद रखते थे, खोले, बोले तबीयत ठीक नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो? जो बाहर भीड़ देख रहे हो ना, ये सत्ता की भीड़ है, दलालों की भीड़ है, मौका परस्तों की भीड़ है। इस भीड़ के चक्कर में मत पड़ो, सब आएंगे, खा के चले जाएंगे। कल को मैं नहीं रहूंगा तो न तो किसी को मेरा जन्मदिन याद रहेगा, न तो कोई गोष्ठी यहाँ होगी, न कोई विचार मंथन यहाँ होगा। और मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, गुरुजी भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपकी कमी कोई नहीं भर सकता, लेकिन जब तक राजीव राय जिंदा रहेगा तो इसी दिल्ली में, मैं राजनीति में रहूं या न रहूं, इसी दिल्ली में आपका जन्मदिन भी मनेगा और गोष्ठी भी होगी। आप हर साल मनाते और हर साल मनाता हूं। और उनकी गोष्ठी की सबसे बड़ी खासियत हो कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी पार्टियों के लोग आते हैं, और इस बार भी सारे लोग आए थे। एक बात उसको मैं आजीवन रखूंगा। दूसरा, उन्होंने कहा था कि राजनीति में सत्ता, विधायक, मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, नेता बनना बड़ी बात है। तुम्हारे अंदर मैं सब कुछ देखता हूं, जो थोड़ा सा अगर तुम धैर्य रखो तो एक दिन नेता बनोगे। मैं तुमको जननेता के रूप में देखना चाहता हूं। तो जब कोशिश करना कि जब किसी संवैधानिक पद पर पहुंचो, लखनऊ के विधानसभा या दिल्ली के लोकसभा में पहुंचो, तो मतलब विधानसभा और लोकसभा में जाना, अगले दरवाजे से आना, पिछले दरवाजे से मत आना। मुझे इस बात का सुकून है कि गुरुजी जहां भी होंगे मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे कि मैंने उनको दोनों इच्छा पूरी की। 2014 में नेताजी ने, मुख्यमंत्री जी तो चाहते थे, कर्नाटक का चुनाव था और गुलबर्गा जाना था उनको प्रचार करने के लिए। मेरा बाहर विदेश यात्रा का कार्यक्रम था, मैंने स्थगित कर दिया। चूंकि बेंगलोर से गुलबर्गा ज्यादा दूर पड़ता है, तो हम लोग हैदराबाद से व्यवस्था किया था। मैं था और आदरणीय किरण नंदा जी थे, उनका भी बहुत स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है समय समय पर। जब हम हैदराबाद पर नेताजी को रिसीव किए तो बोले, यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला, क्यों, मैं आपको लेने आया हूँ। तो बोले, चुनाव नहीं लड़ना है? मैंने कहा, नेताजी किसी और का घोषणा हो गया, तब तक घोषित से किसी और का घोषणा हो गया था। नहीं, चुनाव आपको लड़ना है। हम, नेताजी आपने किसी और को दे दिया है। नहीं, चुनाव आपको लड़ना है। मुझे लगा नेताजी ऐसे कह रहे हैं। हम लोग गुलबर्गा गए, वापस आने के बाद मैं एक अच्छी घटना घटी कि उस समय में एक नेता को, वहाँ किसी को, पार्टी को पता नहीं था, एक टिकट दे दिया था और हमारे वो विधायक जीत भी गए। फिर मैं अमेरिका चला गया, फिर लौट कर आया, लखनऊ में मिला, टिकट नहीं मिला आपको? हमने कहा नहीं। बोले, रामगोपाल से मिले? प्रोफेसर को ऐसे ही बोलते थे। उन्होंने कहा, गया था, मुलाकात नहीं। फिर उन्होंने फोन किया और टिकट मिला। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल है कि आप किसके करीबी ज्यादा है। निश्चित रूप से जिसके पहले दिन से मन में गुरु का भाव आ जाता है, गुरु जी स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी रहेंगे। मैं चंद्रशेखर जी को नहीं भुला सकता कि बहुत मानते थे, लेकिन जब वो गए उसके बाद में सक्रिय राजनीति में आया, तो राजनीति में तो मेरा कोई योगदान नहीं रहा। व्यक्तिगत रूप से बहुत मानते थे, सही बात है, व्यक्तिगत रूप से जनेश्वर मिश्रा मुझे बहुत मानते थे, ये मेरी जिंदगी के बहुत करीब रहेगा। वो अपने आप में राजनीति के एक पाठशाला, विश्वविद्यालय थे, जहाँ रहने मात्र से खाली सुनता रहता था, लेकिन जो राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें श्रद्धेय नेताजी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर साहब और परिवार के सारे सदस्य मेरे साथ रहे। तो इन लोगों को मैं हमेशा आभारी रहूंगा और कभी गद्दारी नहीं करूंगा। एक सवाल कोविड काल के दौरान की, क्योंकि आपके इंटरव्यू से पहले आपके बारे में जब देख रही थी तब देखा कि कुछ लोग विदेश में फंसे हुए थे उस वक्त भी आपकी चर्चा खूब हुई थी राजीव राय की। किस तरह से आपने जो है वो विदेशों से लोगों को भारत लाने का काम किया, क्योंकि बहुत मुश्किल हुआ होगा उस वक्त। हम सब ने देखा था, कई लोगों की जान भी कोविड के दौरान गई है और दुकानें भी बंद थी, तमाम जो पूरी तरह से सुविधाएं होती हैं वो सब बंद था, लोग अपने अपने घरों में बंद थे। उस दौरान किस तरह से राजीव राय ने विदेशों से लोगों को भारत लाने का काम किया, ये भी बताइए। कोरोना काल हम लोग भुला नहीं सकते, हम लोग की जिंदगी में इस सदी का सबसे विभत्स दौर था वो। जिस घटना का जिक्र आप कर रही हैं वो तमाम मीडिया में वो उसमें है। मैं वैक्सीन की लाइन में खड़ा था, मुझे एक फोन बार बार आ रहा था
मैं काट रहा था, मैं गुस्से में फोन उठाया कि बोलने की मैं काट रहा हूँ तो 10 मिनट टाइम दे। आप वैक्सीन लेने के लिए हाँ खड़े थे? मैं अच्छा। वैक्सीन के लिए हाँ, खड़ा हाँ। था, बेंगलोर में था। हम्म। उठाया तो बोला एक लड़का उधर से, सर आप हाथ फोन मत काटिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ, रो रहा था। अच्छा। मैंने बोला क्या बात है? बोला सर मैं आपके लोकसभा का घोसी का कसारा गांव का दुर्गेश राजभर हूँ और हम लोग मलेशिया में फंसे हुए हैं। हम्म। हमको दलालों ने ले आकर यहाँ चाइनीज कंपनियों को बेच दिया है और हमको मारते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं देते हैं, पासपोर्ट लेकर जब्त कर लिए हैं। हमको आप निकालिए। हमने अपने बिरादरी के सारे नेताओं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी को सबसे पहले फोन किया, अनिल राजभर को फोन किया, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमाम जगह फोन किया, सबने काट दिया, बोला कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। दोबारा ओम प्रकाश राजभर को फोन किया तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, हमसे पूछ कर गए थे। फिर मैंने बोला कि सर आप ही बताइए मदद कहाँ से हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि राजीव राय देश विदेश को जानते हैं, वो शायद मदद कर दें। अच्छा। तो बड़ी टीवी चैनल पर हम आपको देखते थे तो आपका नंबर निकाल कर फोन किए हैं। उस घटना सुनकर मुझे लगा, रो रहा था। मैंने बोला मुझे ये कैसे यकीन होगा कि तुम, क्योंकि आप जानते हैं आजकल बड़ा धोखा भी होता है। तुम साबित करो कि तुम मलेशिया में हो। तो चाइनीज कंपनी के सामने जाकर उसने अपना वीडियो बनाकर भेजा। अच्छा। फिर जितने लोग फंसे रहे सबका वीडियो बनाकर लगातार वायरल आने लगा। शुरू में मुझे आसान लगा कि चलो सरकार को लिखता हूँ, यहाँ अधिकारियों को फोन करता हूँ, विदेश मंत्री को लिखता हूँ, क्योंकि मुझे सुषमा स्वराज जी याद आती है। आज मुझे कहना, देखिए अच्छे कामों के लिए किसी को भी याद करना चाहिए। सुषमा स्वराज जी के बारे में मैं पढ़ता था कि वो विदेश में फंसे हुए लोगों को, पाकिस्तान से गूंगी भरी बच्ची को कैसे उन्होंने मदद करती थी। तो मैं उस उम्मीद में विदेश मंत्रालय में फोन करने लगा, चिट्ठी लिखने लगा। मुझे कहने में एकदम झिझक नहीं है, बड़ी पीड़ा हुई। जो वर्तमान में भी विदेश मंत्री हैं, इनको लगातार मैं फोन करता रहा, ट्वीट करता था, चिट्ठी लिखता था, टैग करता था कि कैसे भी एक रिस्पांस आए। इन्होंने कोई रिप्लाई तक नहीं दिया, रिस्पांस तक नहीं दिया। तो तब मुझे लगा कहाँ सुषमा स्वराज और कहाँ ये। लेकिन चूंकि मैंने प्रण कर लिया था कि हमारे यहाँ के लोग हैं, उनको छोड़ूंगा तो नहीं। मैं लिखता रहा उसमें। देखिए लोग दुनिया में रहे ना रहे, मेरा मानना है कि जो आपकी मुसीबत में, जो आपके संघर्ष में, आपको किसी को मदद करने में अगर आपका साथ खड़ा हो तो उसका नाम याद रखना चाहिए। 3-4 नाम ऐसे हैं। रोहित साधाना आज नहीं रहे, आज तक पर थे। आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी, इनसे मैं बात किया। एक उपाध्याय जी तब एबीपी न्यूज पर हुआ करते थे। मुझे लगा कि शायद मीडिया में इसको बात को ले आएंगे तो सरकार का ध्यान आएगा। इन लोगों ने काफी मीडिया में वो न सिर्फ उठाया बल्कि अपने स्तर से सरकार में जो संपर्क थे बात किए, लेकिन कोई रिस्पांस आया नहीं। अंततः बड़े प्रयासों के बाद जब मैं मलेशिया हाई कमीशन में बात किया, वो किया, तो बहुत वो नहीं आया। फिर क्या किया, मैंने अपने दोस्तों से बात किया मलेशिया में। वहाँ से सब पासपोर्ट उनके पास नहीं थे। तो एक आजमगढ़ के परिवार है, बिजनेसमैन है, उन लोगों से बात की अपने एक मित्र के जरिए। उन्होंने कहा कि अमुक गाड़ी जगह पर हम गाड़ी खड़ा रखेंगे, इनसे बोलिए कि एक एक करके निकल आए और गाड़ी में बैठाकर, वहां से कोलालमपुर से दूर था, वहां से हम लोग निकाल ले आएंगे, मलेशिया ले चलकर हाई कमीशन में खड़ा करेंगे। और देख सुनने में फिर भी लगता है, लेकिन ये सच्चाई है कि गाड़ी खड़ी हुई और वहां से निकल कर वो लोग भागे। लेकर कोलालमपुर आए हम लोग, कमीशन के अधिकारियों के सामने पेश किया। फिर कुछ दिन होटल में रखा। उन्होंने कहा कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इमरजेंसी पेपर बनवाने पड़ेंगे। फिर चूंकि लंबा दौर था, फिर हमें किसी ने बताया कि एक गुरुद्वारा वहीं है जो ऐसे लोगों को संरक्षण में रखता है, सिक्योरिटी। क्योंकि होटल में भी कोई मान लो आ जाता, जब चाइनीज गुंडे ही थे। चाइना के खिलाफ सरकार बड़ी बातें करती है। हमारे गरीब बच्चे मलेशिया में चाइना के कंपनी में फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के नाम पर किसी ने साथ नहीं दिया। तो मैंने इनको गुरुद्वारा में रखा, फोन करके इनका कैसे भी व्हाइट पेपर अपने दोस्तों के जरिए से जो होता है इमरजेंसी पेपर तैयार करवाया। और यहाँ सरकार प्रचार कर रही थी, जो विदेश में फंसे वंदे भारत या क्या नाम उस प्रोग्राम का दिया था कि इवैक्यूएट करके विदेशों से ले आ रही हैं। जिस मलेशिया से आने जाने का 8-10 हज़ार में टिकट हो जाता है, इन लोगों ने उसको, हाई कमीशन ने, सरकार ने उनको भेजवाने से भी इनकार कर दिया कि जब तक पैसा नहीं जमा करोगे हम टिकट नहीं देंगे। अब बताओ, हमारे लड़के हैं,
गरीब घरों के लड़के हैं, चाइना मलेशिया में गए हैं, चाइनीज गुंडों के चुंगल में फंसे थे, एक व्यक्ति उनको निकाल कर ले आता है, कागज तैयार करता है। कैसी निकम्मी और निष्ठुर सरकार है कि उनको लेकर आप देश में भी नहीं आ सकते। फिर मैंने यहाँ से, अब सबका मेरे पास आरटीजी है, उस समय का अगर टाइम लाइन पर जाएंगे तो मैंने इसीलिए वो रिस्पांस और जो पैसा भेजता था उसकी रिसिप्ट भी मैं टैग कर देता था, ये कल को ये लोग झूठ न कहें। अपने पैसे से उनको कर विदेश लेकर आया। उसमें एक हुआ कि एक लड़का, हमारे यहाँ 14 लड़के हो गए, प्रतापगढ़ का था। जब उसको लगा कि इनके यहाँ के राजीव राय इनको लेकर जा रहे हैं तो हम वो भी अपने जगह अपने नेताओं से बात करें। तो प्रतापगढ़ में भी आसपास के 2 बड़े नेता हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, बहुत बड़े नेता हैं, मुझसे कई गुना बड़े हैं। उनसे भी वो बात किया उसने, तो डांट दिया उसको, बोला हमसे पूछ के गए थे, चाहे जो भी कहा। अब लड़का जो लगा कि साथ वाले तो सारे निकल रहे हैं, मैं फंसा हूँ, वो भी रोने लगा। मैंने बोला यार सब आ रहे हैं तो तेरा भी पैसा भेज देता हूँ, तू भी आ जा। वो लड़का फिर उस तरह से हम कोरोना में वहां से निकलवा कर ले आए। कोरोना की दूसरी कहानी है, कितनी बुरी दशा थी, लॉकडाउन लग गया। बिल्कुल। अब हमारे आपके लिए हो सकता है कि महीना 2 महीना 4 महीना घर में रहकर खा लें। जिस इलाके से मैं आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की तरह वो इलाका नहीं है कि बड़े बड़े किसान होंगे, उद्योग धंधे नहीं है, नौकरी नहीं, गरीबों का इलाका है। मैं तत्कालीन एसपी का भी आभारी रहूँगा। मैं वो व्यक्ति हूँ जो पक्ष हो विपक्ष हो सत्ता हो, मैं कभी हिचक नहीं करता। अगर कोई सही काम किया हो तो उसको जरूर तारीफ करनी चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि और लोगों को भी प्रेरणा मिले। अनुराग आर्य हमारे यहाँ एसपी थे, उनसे बात हुई, मेरे लिए तो सीधा सी बात था, पुलिस बाहर निकलने नहीं देगी और मैं अपने गरीबों को खाने के बगैर मरने नहीं दूंगा। तो रास्ता क्या हो सकता था? तो मेरे ख्याल से एक नोबल स्कीम हुआ, अन्नपूर्णा बैंक खोला गया, जो कि लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं आ सकता, तो पुलिस लाइन में ही उन्होंने इंस्पेक्टर और आरआई वगैरह को मिलाकर कोऑर्डिनेट करने के लिए बना दिया। मैंने ब्लैंक चेक दिया कि जितना सामान चाहिए मैं दे रहा हूँ, पैकेट बनेगा, कहीं से अगर फोन आता है तो वहां आपकी पुलिस की गाड़ी में सामान पहुंचना चाहिए, मेरा कार्यकर्ता रहेगा। इस तरह हम आपके लॉकडाउन को उल्लंघन नहीं करेंगे और जहां से मेरे लोग पुकारेंगे उनके दरवाजे पर राहत सामग्री पहुंच जाएगी। तो हमने पैकेट बनवाया, उसमें चावल, दाल, आटा, नमक, घी, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन बनवा के उस तरह वो हमने काम किया। फिर एक आता था, फोन आता था कि फलाने कैंसर का मरीज है, फलाने इसके मरीज है, दवाई के पैसे नहीं है, जा नहीं रहे। तो मैंने आपके चैनलों पर भी, अन्य चैनलों पर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो किया कि ये वो दौर है जहाँ मानवता, कभी सोचा था हमने कि इंसान इंसान से डरेगा? इंसान जानवर से डरता था, इंसान दुर्घटनाओं से डरता था, बीमारी, लेकिन इंसान इंसान से डरने वाला दौर आ गया। तो मैंने लोगों को अपील किया कि बलिया मऊ के लोगों को, जो दवा के दुकानदार भाई थे, कि अगर कोई ऐसा गरीब, देखो भगवान आपको भी जिंदगी बख्शे, हमको नहीं पता कि आज हम बात कर रहे हैं, रोहित साधाना के बारे में किसी ने सोचा था? नहीं, बिल्कुल। जो हमारी मदद कर रहे थे खुद ही उसी कोरोना काल में नहीं रहे। तो उस समय अगर आपके दुकान पर कोई ऐसा मामला आता है जिसको आपके अंतरात्मा और आप खुद कहते हो कि नहीं बहुत गरीब है और दवाई बहुत जरूरी है जान के लिए, नहीं तो बचेगा नहीं, कोरोना से क्या होगा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो बीमारी है उसकी दवा आप दे देना, आप वहीं से गूगल और पेटीएम नंबर भेजो, आधार कार्ड ले लो और मैं आपको पेमेंट पेटीएम से गूगल से करता रहूंगा या अपने लोगों से करवा दूंगा, पैसा आपका पहुंच जाएगा। बहुत सारे दुकानदार भाइयों ने सहयोग किया, सबको दवा फ्री कर दिया। फिर एक दिन फोन आता है कि, मैं नाम के साथ इसलिए बोलता हूँ कि ऑथेंटिसिटी पर कोई सवाल ना उठाए, नहीं इस दौर में कोई भले करे या ना करे, लेकिन दूसरा अगर कहा कि मैं यहाँ श्रेय लेने के लिए बातें नहीं कह रहा हूँ, आपने पूछा सवाल का जवाब दे रहा हूँ और इस उम्मीद के साथ जवाब दे रहा हूँ कि ऑथेंटिक जवाब होगा तो औरों को भी प्रेरणा मिलेगा, वो शायद मेरे से भी बेहतर कर पाएंगे, मेरे से भी बेहतर करेंगे। एक दिन फोन आता है, हमारे यहाँ एक बड़ा गाँव है बाबूलाल, राजभर, मजदूर आदमी ईट भट्टा पर सुबह शौच के लिए गए थे, वहीं मर गए। 6 बच्चियां, एक बच्चा अनाथ घर में, मतलब लाश को अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं। मैंने तुरंत अपनी टीम भेजी, अंतिम संस्कार करवाया, फिर 13 ही करवाया, सारे बच्चियों को अपना मान लिया। आज भी वो उसको भी कवर होता हुआ था, ये सब ऑथेंटिक है सारे चैनल। आज भी अगर मेरे बच्चों को दिवाली की मिठाई, पटाखे, कपड़े जाते हैं तो उन बच्चों को भी मैं दुनिया में कहीं रहूं वो जाते हैं। जो बच्चे तमाम अनाथ हो गए उनको मैं गोद लिया, कुछ मित्रों के सहयोग से
सरकारी सुविधाएं जहाँ नहीं हो पाया, व्यक्तिगत आज भी मदद करता हूँ। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, उनके हर दुख सुख में खड़ा रहता हूँ। उनकी जो भी जरूरतें होती, परिवार का गार्जियन, देखो माँ बाप का जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक गरीब का बेटा गांव से निकल कर अगर उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है और मुझे मौका मिलता है कि मैं किसी के लिए खड़ा हो पाऊँ, तो ना इसलिए नहीं कहूँ कि मुझे नहीं पता कल भगवान ना ऐसी हालत कर दे कि मैं खुद की भी मदद करने लायक ना रहूँ। इसलिए मैं जो भी आया उसके साथ खड़ा रहता हूँ। कोरोना काल एक ऐसा दौर आया जहाँ मुझे भी बहुत सारा अनुभव हुआ। मुझे भी कोरोना हो गया और मेरे साथ परिस्थिति ये हुई कि जब मैं कोरोना में भर्ती था कहीं अस्पतालों में बाहर, तो मुझे फ़ोन आता है सराय दक्षिण टोला सराय लखनसी थाने से कि आपके ऊपर FIR हुआ है कि आपने जोगी जी को गुंडा बोला है। अच्छा। और कागज खुजवाता रहा, मुझे मिला ही नहीं, आज तक नहीं मिला। फिर बड़ी मुश्किल से हम तत्कालीन SP से बोले कि FIR क्या, उसकी कॉपी तो दिलवा दो। बोले कागज ही नहीं मिला। उन लोगों का ये था कि इसको FIR कर दो, दबा के रखे रहो, अगर ये चुनाव लड़े, क्योंकि 2022 में हो रहा था मैं चुनाव लड़ूंगा, तब नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दो। तो मेरे लिए बहुत अनुभव रहा और जिंदगी भी बची। कुछ लोगों की जिंदगी बचाने का भी भगवान ने मुझे मौका दिया और मेरे अंदर भी और भी एहसास हो गया कि जाने कब कौन सी शाम आखिरी शाम हो जाए, इसलिए जो भी मदद कर सकते हो करते रहो। अच्छा राजीव जी, बिजनेसमैन की क्या कहानी है आपकी? क्योंकि आपको लोग नेता के तौर पर तो जानते ही हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें भी देखी और आपने खुद भी बताया, लेकिन बिजनेसमैन के तौर पर भी राजीव राय को लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, बेंगलुरु में पूरा सेटअप आपका बिजनेस का है, इसकी पीछे की क्या कहानी है? मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। बिजनेसमैन होता तो उत्तर प्रदेश में हमारी 5 साल की सरकार थी और मेरी पहचान ये थी कि मैं मुख्यमंत्री जी का अत्यंत करीबी हूँ। नो डाउट उनका स्नेह और आशीर्वाद बना रहा, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, मेरे राष्ट्रपति जी सुनेंगे, तो उनको भी इस बात का गर्व होगा कि पूरे 5 साल में यह कहूँ आज तक मैंने कोई एक ठेका कोटा बिजनेस उत्तर प्रदेश में नहीं किया कि कोई ये न कह दे कि उनका आशीर्वाद और स्नेह मेरे ऊपर रहता है, उसका नाजायज फायदा उठाकर मैंने यहाँ बिजनेस कर लिया। कर्नाटक में पढ़ने गया, जहाँ पढ़ता था वहीं पढ़ाने लगा। मैं कर्नाटक में यंगेस्ट ट्यूटर, यंगेस्ट लेक्चरर, यंगेस्ट HOD, यंगेस्ट वाइस प्रिंसिपल, यंगेस्ट प्रिंसिपल। तो जिस विद्यालय में पढ़ता था वहीं पढ़ाने लगा, क्योंकि हमको इंटर्नशिप करना था, हमारे पास तो पैसे नहीं थे। तो हमको कहा गया कि आपको वार्डन भी की भी नौकरी दे देंगे वहाँ, और जिस सब्जेक्ट में का था उस सब्जेक्ट को उसमें टीचर नहीं मिलते थे। तो आउट ऑफ द वे, क्योंकि टीचर बनने की भी एक एलिजिबिलिटी होती है, एक्सेप्शनल केस में उन लोगों ने मुझे ऑफर किया। मेरे लिए ये था कि मुझे रहने खाने का जगह नहीं है, मेरे घर में उतनी क्षमता नहीं है कि मुझे लोग पैसे दें, क्योंकि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो चुका था, बिजनेस सब उनको लूट लिए थे पिताजी के साथ। ऐसा नहीं कि पिताजी हमेशा गरीबी रहे, बहुत अच्छे दौर भी देखे हमने, लेकिन उतने दयालु थे कि अगर उनके सामने अगर आप रो दे तो बोलते थे राय साहब के सामने अगर कोई रो देगा तो राय साहब अपना कुर्ता भी निकाल कर दे देंगे। इतने बड़े दानी मेरे पिताजी थे। अच्छा। उनका सब उनके साथ वालों ने लूट लिया, तो बहुत बुरा दौर था। तो मुझे लगा कि चलो कम से कम रहने खाने के लिए जगह मिल जाएगा। हमसे कहा गया कि 5,000 रुपया आपको मिलेगा। जब पहले महीने की तनख्वाह मिला, मुझे कहने में थोड़ी भी हिचक नहीं है, मुझे 1803 रुपया मेरा पहला तनख्वाह था। कहा गया कि 3,000 रहने खाने का कट गया, 2,000 में आपका PF और प्रोफेशनल टैक्स कट गया। कौन से साल की बात है? 94 की। 94 की। ये आपकी तनख्वाह है। खैर बढ़ता क्या ना करता, लेकिन मैं टोटली छात्रों के साथ इन्वॉल्व था, पढ़ाना, वाइवा लेना, एग्जाम करना, ये करना, बहुत लोकप्रियता मेरी बढ़ गई और वैसे मेरे ग्रोथ भी हुए। रात दिन में पढ़ाता था, रात में हॉस्टल में वाइवा लेता था, कोई बीमार हो जाता तो रात भर हॉस्टल में लेकर आता था। तो स्थिति ऐसी बन गई थी कि छात्रों के अंदर मेरी लोकप्रियता इतनी चरम सीमा पर थी कि मेरा न बोलना या चुप हो जाना गुस्से में उनके लिए सजा लगती थी। फिर 1999 मैंने एक स्कूल लीज पर लिया, नर्सिंग स्कूल अपना लीज पर लिया। फिर उसको 2000 में टेक ओवर किया। मैंने ज़िंदगी में आज तक सादा पान भी नहीं खाया, मैं कोई ड्रिंक नहीं किया आज तक, सिगरेट नहीं पिया, सादा मैं अंडा भी नहीं खाया। अच्छा। मेरी व्यक्तिगत जिंदगी है शुद्ध शाकाहारी, कोई नशा नहीं, कोई सो कॉल्ड मॉडर्न गुड हैबिट नहीं। तो आई वॉज टोटली डेडिकेटेड टू द एजुकेशन एंड माई स्टूडेंट्स। हर साल में एक कोर्स ऐड करते गया
ये कहानी लगातार 2013 तक चला। कोई ऐसा साल नहीं था कि जब मैं कोई एक कोर्स या कॉलेज ऐड नहीं किया, कि जो पैसा आता था मैं उसी में लगाता था। पर प्रॉब्लम तब होती है कि जब इस स्कूल कॉलेज से आप अपने IRC के लिए अपने उसके लिए पैसे लेने लगे तो एक एम्पायर खड़ा हो गया। 14 में चुनाव लड़ा, तब से कई सालों तक फुल स्टॉप लग गया। नेताजी ने एक बार कहा था गुस्से में कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही थी कि राजीव राय को देखो, कर्नाटक में कमाते हैं और यहाँ आकर लुटाते हैं, आज तक 1 रुपये का काम नहीं लिया, एक नहीं लगा मेरे ऊपर, आज तक 1 रुपये का दाग नहीं लगा। हाँ। आपने कभी मेरा किसी भी कंट्रोवर्सी में सुना, सत्ता थी तब भी नहीं सुना होगा। आप पलट डालिए गूगल को, पलट डालिए सारे आर्काइव को, लाइब्रेरी को, कहीं मेरा किसी दलाली में, किसी लेन देन में, कहीं वाद विवाद में नाम नहीं आया। और राजनीतिक दुर्भावनावश 2022 के चुनाव से पहले इनकम टैक्स से छापे पड़े, और छापे में क्या हो रहा है कि आपने 5,000 रुपये अपनी माँ को क्यों दिया, 10,000 रुपये अपने घर में क्यों दिया, आपने वो क्यों किया। अब उसमें मेरे विद्यालयों के सारे 12 ATG कैंसिल कर दिया गया। जो खर्चा विद्यालयों का होता था उसको लिख दिया गया कि ये कॉलेज से विड्रा हुआ है लेकिन चेयरमैन ने खर्चा किया है, उसका मेरा इनकम मान लिया गया। उसको कॉलेज के जो विद्यालय के थे उसका भी इनकम टैक्स अलग से, उसी पैसे का मेरा पैसा बना के उसका टैक्स अलग से। मैं उसका लड़ रहा हूँ। न्याय मिलेगा, सरकार बदले तब मिलेगा, या हो सकता है सरकार से मिले या कोर्ट से मिले, न्याय मिलेगा। लेकिन अकल्पनीय अमाउंट के लिए वो लड़ाई लड़ रहा हूँ। जितना मैं अमाउंट देखा नहीं उतने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। चलिए, सब संघर्ष से मैं कुछ लेकर तो आया नहीं था, इसलिए उठाने या गंवाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक सवाल ये भी है कि राजीव राय के लिए राजनीति ज्यादा टफ है या फिर बिजनेस करना ज्यादा टफ है, क्योंकि आप दोनों चीज कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल कहूंगा मैं बिजनेस तो करता ही नहीं, मैं बिजनेस में तो हूं ही नहीं। बेंगलुरु में आपका बिजनेस है, तो ये सवाल स्कूल कॉलेज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मेरे पास। मेरे पास कोई बिजनेस तो नहीं। मुश्किल क्या है जब आपने शुरुआत। देखिए, राजनीति हर जिंदगी की हर सफलता कीमत वसूलती है। ये जिस सफलता को, ये मेरा सपना था कि मैं दिल्ली के सदन में पहुंचूं, ये सपना मेरा पूरा हुआ, बड़ी शानदार तरीके से पूरा हुआ, ऐतिहासिक तरीके से पूरा हुआ। तो इसकी कीमत उन संस्थाओं को जरूर चुकानी पड़ती है जहां आप 24 घंटा 24/7 365 डेज अवेलेबल रहते थे। तो ये चैलेंज तो है। चैलेंज ये भी है कि साउथ में रहकर नॉर्थ की पॉलिटिक्स करना। एक गांव से लड़का निकल कर जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, बिना किसी गॉडफादर के साउथ में जाता है, वहां पढ़ाई कंप्लीट करता है, अपने को स्टैब्लिश करता है। वहां भी गरीब बच्चों को, आपको पता है या नहीं पता है, मैं वहां भी जाना, हर साल 25 बच्चे जो निहायत ही गरीब है, जिनका माँ बाप नहीं है, अनाथालय के हैं या घरों में काम करने वाले के हैं या आर्मी में जो मर गए उनके हैं, उनको सब कुछ टोटल फ्री पढ़ाता हूँ। फिर स्टैब्लिश होकर फिर वापस अपने जन्मभूमि पर आना, फिर यहाँ संघर्ष करना, सेवा करना और जीत कर फिर दिल्ली पहुंचना, वो भी बिना किसी गॉडफादर के तब के। आज तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर मेरे नेता, जिनको मुझे गर्व होता है, अखिलेश यादव जी का हाथ है। उस दौर में जब राजनीति में जरूरत थी तो मेरे श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद रहा, जब जरूरत पड़ी तब प्रोफेसर साहब सहित अन्य लोगों का भी आशीर्वाद मुझे रहा। लेकिन वहां तक आने के तक मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। तो चैलेंज तो है जिंदगी में, और चैलेंज अगर स्वीकार नहीं करोगे, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, अपने छात्रों को भी कहता हूँ कि जब मुसीबत आए, जब लगे कि इसका कोई समाधान नहीं है, ये कैसे कर पाऊंगा, तो लड़ना लड़ना लड़ना, भागना मत, क्योंकि भागने का कोई अंत नहीं होता। अगर आज स्वाति पाठक किसी मजबूरी के वजह से कोई अपना प्रोजेक्ट छोड़ देती है, काम छोड़ देती है, जगह छोड़ देती है, चैलेंज को स्वीकार नहीं करती है, तो इस बात का क्या गारंटी कि स्वाति पाठक के पास दूसरे दिन कोई और चैलेंज नहीं आएगा, कोई और मुसीबत नहीं आएगा, फिर वहां से नहीं भागोगे। तो फिर भागना शुरू किए तो फिर भागते ही रहोगे, लड़ना शुरू किए तो लड़ते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। एक किस्सा आपके बारे में सुना था बिहार को लेकर, कि बचपन की बात है आपकी, जब आप बिहार गए हुए थे और कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसके बाद आपके पिताजी वहां पहुंच गए थे आपको लेने के लिए और आप बिहार से उत्तर प्रदेश आ गए थे। इसके पीछे की बात बताइए। अरे बहुत छोटे थे, बचपना था, तो हमारा गांव तो यूपी बिहार का बॉर्डर पे है। हाँ। तो शादी होती थी तो बिहार में नाच गाना होता था। हम बलिया पढ़ते थे तो जाते थे गाँव में, तो हमको लगता था बारात करना है, बारात करना है। तभी तो बारात 2-2 3-3 दिन की होती थी ना। हाँ, बिल्कुल। अब तो बारात जाती है, घर वापस आ जाती है उसी तारीख भी नहीं बदल पाता है। हाँ। तो हम भी घर में जिद करके एक बारात में चले गए, नाच गाना हो रहा था। मेरे पिताजी आया, उस समय बिहार में हालत बड़े खराब थे, पकड़ के लोग, पकड़ हुआ शादी आपने सुना होगा, बच्चों को अपहरण सुना होगा,
मेरे पिताजी को चिंता हुई कि बच्चे चले गए हैं, हम वहाँ पर गुस्सा किए और हम लोग बस में बैठ कर अम्मा से जिद करके चले गए थे। हाँ। अब रात को पिताजी गाड़ी खराब थी, ट्रक लेकर खोजते 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 उस गांव में पहुंचे और गांव वालों ने ट्रक का जब हेडलाइट देखा तो उनको लग गया कि डकैत आ गए, डकैत आ गए। बारात में भगदड़ मचने लगी। हमको हम पिताजी हमको लेने गए थे और लोग हमको भी लेकर जाने लगे कि बचाओ इसको। फिर जब उतरे पिताजी चिल्लाए तो समझ में आया कि नहीं, वो मेरे पिताजी हैं। फिर हम उस ट्रक पर बैठ कर अगले दिन वापस आए। बिहार की कई घटनाएं हैं। एक बार मैं संघर्षों के दौर में भरौली में हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी था, तो संघर्ष का दौर था। सासाराम से पत्थर आते थे, पढ़ाई तो छुट्टियों में मैं जाकर काम भी करता था। जब संघर्ष का दौर आया तो मैंने जिंदगी बहुत संघर्ष किया स्वाति, वो लंबी कहानी हो जाएगी। तो हमने कैलकुलेट किया कि हम गाड़ी आ जाती है, वहाँ से पत्थर आते हैं, ठेकेदारों को देते हैं तो इतने फायदा होता है, अगर खुद ही हम लेकर आए तो और भी ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो मैंने बिना बताए ट्रक पर बैठ के चला गया। सासाराम आते समय रात हो गई तो डकैतों ने फायरिंग कर दी, वहां जान बचा कर पाए। संघर्ष के मैंने ऐसे ऐसे दौर देखे हैं कि सुबह 4 बजे उठा, विप्रो के कैंटीन में पहुंचा। पहले सब्जी मंडी गया, सब्जी लिया, बेंगलोर में फिर विप्रो के कैंटीन में गया। कैंटीन में वहाँ कैंटीन ठेके पर लिया था, कैंटीन शुरू कराया। भाग के 8 बजे आया, नहा कर 9 बजे जाकर पहला क्लास लेता था। 9 से 5 क्लास लिया, 5 से 8 तक फिर बच्चों के साथ या फिर उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिलवाता था, वह लेता था। फिर मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था, फिर रेस्टोरेंट में जाकर काम करता था। उसी समय मोबाइल फ़ोन जो तुम्हारे हाथ में, मोबाइल फ़ोन का जमाना आया। तो आज भी याद है, फिलिप्स का हैंडसेट और स्पाइस सिम कार्ड होता था। उसका मैंने किसी से सब डीलर लिया तो एक पिछवाने पर 500 रुपया, 1000 रुपया मिलते थे। तो उससे मैं अपने छोटे भाई को भी ध्यान रखता था, अपना भी करता था। संघर्ष की बहुत लंबी कहानी रही है। और मेरे मित्र जो मेरे साथी रहते थे, उनके भाई आए जौनपुर से। उन्होंने कहा, खुशी ये राजीव का काम करेला, जब से हम आए नहीं तब से पता ना कब आओ तो सोता तो कब उठ के चल जाता हूँ, हम तुमको देखबे नहीं करे। तब जब पता नहीं क्या काम करते हैं, जब से आया हूँ तब से, जब सोया रहता हूँ तो आते हैं, उठने से पहले चले जाते हैं। तो फिर रात को 11 बजे रेस्टोरेंट बंद करके मैं आता था, 3-4 घंटा सोता था। तो मेरी ज़िंदगी संघर्षों के ऊपर भी है। मेरे वो भी दौर आया कि पढ़ने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाया। वो भी दौर आया कि जब मेरे पिताजी का बिजनेस बूम पर था, तो सबसे ज़्यादा ऐशो आराम सुख सुविधा की ज़िंदगी थी। ज़िंदगी में संघर्षों से भागना नहीं चाहिए, और सुख आ जाए तो उसके आदी नहीं होना चाहिए। मान कर रखना चाहिए कि क्षणिक होता है, पर परेशानी उनको होती है जब सुख आ जाता है, धन आ जाता है, तो ऊपर वाला मकान अहंकार से जब भर जाता है और फिर कहते हैं यार मुझे तो यहाँ निधि नहीं आती है, मैं तो ये खा ही नहीं सकता, मैं तो ऐसे चल ही नहीं सकता। उनकी ज़िंदगी मुश्किल होती है। जो अपने को ढाल ले मुसीबतों में, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। अब कुछ सवाल रैपिड फायर के होंगे जो आपसे पूछ रही हूं मैं। सबसे पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस तरह से आप देखते हैं, कैसे मुख्यमंत्री वो आपको लगते हैं? अब तक के सबसे विध्वंसक मुख्यमंत्री है। नो डाउट हम लोग के धर्म के एक मठ के महंत हैं, इसके लिए उनके लिए मेरे मन में श्रद्धा रहेगी, रहनी भी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह से बुलडोजर और गोली चलाने का इस्तेमाल था, मैं गलत हो सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं गलत हो सकती ना, मैं गलत हो सकता हूँ, समाजवादी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जिस तरह के बदले के राजनीति की शुरुआत की, ये अकल्पनीय था एक संत महात्मा के हाथ से। इसलिए मेरे लिए मुख्यमंत्री के रूप में वो आखिरी चॉइस होंगे। एक और सवाल है इसमें कि मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव, किसके साथ राजीव राय की बॉन्डिंग सबसे अच्छी है? दोनों के साथ। मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के सभ्य नेताजी के एक बड़े थे, तो उनका पर्सनल टच, कंसर्न और आशीर्वाद से मिल रहा था। आज मैं अपने नेता से, दोनों से है मेरे से। मैं अगर कहूँ कि कहीं किसी से कमी रही तो बेईमानी होगा, उनके प्रति अन्याय होगा। दोनों का स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। एक और आखिरी सवाल है रैपिड फायर का कि बिजनेस या फिर पॉलिटिक्स, पहली पसंद राजीव राय की क्या है? देखिए, सच्चाई है कि अगर आप 2 नंबर का काम नहीं करते हैं, आप दलाली नहीं करते हैं,
आप कोई और धंधा नहीं करते हैं, तो आज के तारीख में कोई माने ना माने, मैं बेबाकी से कहता हूं, ना कोई राजनीति कर पाएगा, ना कोई गरीबों की सेवा कर पाएगा। मैं हमेशा सोचता हूं कि जो लोग नेता दिल्ली या लखनऊ में बने रहते हैं और कोई उनका काम धंधा नहीं है, तो इतने बड़ी गाड़ियां, इतना लोगों को भीड़, इतने लोगों को कैसे खर्चा करते हैं। तो मुझे अपने राजनीति के लिए सही ढंग से, व्यापार को हो, शिक्षा को हो, स्कूल को हो, चाहे कोई भी स्रोत हो, ईमानदारी से मेहनत करके पैसा कमाने में कोई गुरेज नहीं है। वो ईमानदारी का पैसा रहेगा तो मैं सुकून के रात से सोऊंगा, जिसको पैसा दूंगा उसको फलेगा भी। चोरी का पैसा लेकर किसी की मदद करूंगा तो उसको भी नहीं फलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर भारत समाचार से जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। नए नए इंटरव्यूज देखने के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।